हेलो 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 वॉल्यूम का कम 10%। हेलो 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 वॉल्यूम का कम 10 मैंने खोला वॉल्यूम। हेलो 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 हेलो। अभी नहीं आई। अभी नहीं आई। आवाज आ रही है क्या? अभी नहीं आई। हेलो आवाज आ रही है क्या? आवाज आई क्या? नहीं आई। अभी नहीं आ रही है। अभी आई। हेलो। हाँ अभी ठीक है। अभी ठीक है क्या? आवाज आ रही है? होमवर्क क्या दिया था आज? एक्सरसाइज 3 लेवल 2 और 4 लेवल 1। ओके। हाँ बस हो जाएगा। थोड़ा और ला दीजिएगा व्हाइट वाला। आ रही है ना वॉइस? एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 लेवल 2 या एक्सरसाइज 3 लेवल 2। एक्सरसाइज 3 लेवल 2। अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाँ इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है? अच्छा जिन लोगों को डाउट है ना उनको कंस्ट्रेंट लिखना है बस, उसके बाद सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। कैसे? हमारे पास कुछ अरेंजमेंट गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। दैट इज एक इस तरीके का अरेंजमेंट दिया हुआ है। पुली 1, ये देखो अरेंजमेंट सही बनाया मैंने। एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है। तीनों के मासेस कितने हैं? M1 जो है वो 2 किलोग्राम है। M1 ए का मास है, ये 2 किलोग्राम है। अगला वाला M2 4 किलोग्राम और C का मास है 2.75 किलोग्राम। यही है। देखो सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, कंस्ट्रेंट। क्योंकि देखो आपके पास यहाँ पर 3 इक्वेशन बन जाएगी, अननोन होंगे 4, तो एक इक्वेशन और चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग सबसे पहले मैंने मान लिया इसमें टेंशन T है।
तो यहां से आगे जाएंगे फ्रिक्शनलेस पुली, टेंशन सेम रहेगा, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, तो यहाँ टी और यहाँ टी, तो यहाँ कितना टेंशन आएगा, इधर 2t टेंशन आएगा, तो ये भी 2t ऊपर और ये 2t इस तरफ, तो ये 2t इधर से क्रॉस होके इधर आया 2t, और ये 2t यहाँ पे 4t, तो यहाँ पर टेंशन उतर के आया 4t। समझ आई बात? तो इधर इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स कितना है 2g, इसका 4g और ये 2.75g। अब आपने मान लिया इसका एक्सीलरेशन a1, इसका a2 और इसका a3। देखो मैंने तीनों किस डायरेक्शन में माना है, सेम डायरेक्शन में। तो पहले मैं क्या कर सकता हूं, समेशन t डॉट v करके जीरो कर दें इसको, तो समेशन t डॉट v बताया था ना मेथड, समेशन t डॉट v जीरो कर देते हैं। बताइए यहाँ पर a1 ऊपर है ना, तो मैं माइंड में v1 इधर ही सोच रहा हूं, तो कितना आएगा 2t v1 प्लस 4t v2 प्लस t v3 इक्वल टू 0। वैसे टेक्निक क्या है, हमेशा वेलोसिटी से ही रिलेशन लेना है, फिर डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन लाना है। तो ये है 2v1 प्लस 4v2 प्लस v3 इक्वल टू 0, 2a1 प्लस 4a2 प्लस a3 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 आ गया। चलिए इक्वेशन 1 के बाद अब आपको 3 इक्वेशन और मिल जाएंगी, कहां से, यहां से। क्या करें बताइए, 2t माइनस 2g इक्वल्स टू 2a1, यहां पर 4t माइनस 4g इक्वल्स टू 4a1 4a2 है ना, तो 2t माइनस 2g इक्वल्स टू 2a2 आ जाएगा। तो a1 बराबर a2 आ रहा है क्या, यहां से सॉल्व करने पे देखिए a1 इक्वल्स टू a2 आ जाएगा, और इधर आएगा t माइनस 2.75g इक्वल्स टू 2.75 a3 आ जाएगा। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 क्लियर है क्या? तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, a1 a2 a3। देखिए आप लोगों से ज्यादातर लोग क्या करेंगे पता है, जैसे इन दोनों को सॉल्व करके a1 a2 में रिलेशन आ गया, फिर इनको सॉल्व करके a2 a3 में लाएंगे, फिर यहां से सॉल्व करेंगे। इससे सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है, इन सब से t उठा के यहां डाल दो। जैसे यहां पर a1 की वैल्यू कितनी आएगी, t माइनस जी, यहां से a2 भी आएगा t माइनस जी, और a3 आएगा t अपॉन 2.75 माइनस जी, यहां रख के इक्वल टू 0 करके t आ जाएगा, और फिर t को तीनों इक्वेशन में रख देना, a1 a2 a3 आ जाएगा। प्रोसीजर क्लियर है सबको? बिना कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए स्टार्टिंग में कंस्ट्रेंट पढ़ाया गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 डाउट है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ना लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तो कुछ कंडीशन ऐसी है, एक पुली है, ये 2 पर्सन है हमारे पास यहाँ, तो एक पर्सन M1 है यहां पर, क्वेश्चन की आप लैंग्वेज से देखें तो ये दूसरा पर्सन, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 5, यही है ना? ओके अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना है। अगर आपको हम इनकी डायरेक्शन दे दें डायरेक्ट, ठीक है, या एक्सेलेरेशन दे दें तब तो ग्राउंड से होता है, लेकिन क्वेश्चन में कहां से दिया गया है, रिलेटिव टू रोप। और रोप इंटरेस्टिंग है, इधर वाली रोप नीचे एक्सेलेरेट करेगी तो उधर वाली, या उधर नीचे करेगी तो इधर ऊपर। तो मैंने मान लिया कि रोप इधर आ रहा है AR एक्सेलेरेशन से। AR किसका एक्सेलेरेशन है, तो इधर रोप का एक्सेलेरेशन AR ऊपर की तरफ होगा, सही है। अच्छा दूसरा पॉइंट आपको पता है कि मान लीजिए इसने यहां से फोर्स F1 लगाया, तो ये F1 T के बराबर होगा, फिर T इधर से चलते चलते इधर आ जाएगा, तो इधर भी T F2 के बराबर होना चाहिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया कि दोनों पर्सन फोर्स बराबर ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस है,
इससे दोनों तरफ से फोर्स दोनों पर क्या आना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर टेंशन टी आया इसमें, तो इनके हाथ पर टेंशन तो नहीं दिखा सकते, लेकिन जो फोर्स है वो टेंशन के मैग्नीट्यूड के बराबर है। बात समझ गए। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, द मास m1 क्लाइम्स अप द रोप विद एन एक्सेलरेशन 1.2 रिलेटिव टू रोप। एक मिनट, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है कितना, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसके रिलेटिव, तो ये ए रिलेटिव है इसका। तो ग्राउंड फ्रेम में कितना, रोप ऊपर जा रहा है और ये रिलेटिव टू रोप ऊपर जा रहा है, तो इसका ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन है ए आर प्लस 1.2। क्या ये बात निकाल लोगे। अच्छा, इधर रोप आ रहा है नीचे और इसका एक्सेलरेशन कितना दिया गया, 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये रिलेटिव इसका 2 है और ये ए रिलेटिव 1 है। तो ग्राउंड फ्रेम में क्या करें, इसमें इसका वेक्टर सम कर दें, तो इसका जो अपना एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा दैट इज 2 माइनस ए आर। इतना सबको समझ आया। तो ये दोनों एक्सेलरेशंस किस फ्रेम से हैं, ग्राउंड फ्रेम से। अब क्योंकि यहां पर हम अगर एफबीडी बनाए तो दोनों पर फोर्स एफ जो है वो सेम होना चाहिए, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है इस पर फोर्स ऊपर लग रहा है एफ, यस और नो। इसकी इक्वेशन होगी एफ माइनस, इसका मास कितना है 40 है ना, एफ माइनस 40 जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 40 और एक्सेलरेशन ए आर प्लस 1.2। सेकंड, इधर वाले पर भी एफ ऊपर लगेगा और याद रखना टी बराबर F1 बराबर F2 इक्वल टू एफ लिख रहा हूं मैं, समझ रहे हो क्या। F1 F2 पहले हमने अलग माना है, लेकिन एज पर मासलेस स्ट्रिंग ये अलग नहीं हो सकता है। तो कितना आएगा सेकंड वाले पे एक्सप्रेशन, एफ ऊपर डाउनवर्ड कितना 60 जी इक्वल्स टू 62 माइनस ए आर। समझ आई बात। ये आपके पास दो इक्वेशन है, कितनी अननोन है, क्या दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां से आप ऐसा करो, ए आर को अगर एलिमिनेट कर देते हो तो एफ आ जाएगा, फिर एफ की वैल्यू रख के ए आर आ जाएगा। ओके। अच्छा, ए आर आने के बाद इसका एक्सेलरेशन कितना है ए आर प्लस और इसका 2 माइनस ए आर, तो इनका आपस में रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हुआ। तो ऐसा करते हैं, इनका आपस में रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर कितना है 2 माइनस ए आर, उसका एक्सेलरेशन रिवर्स करके ऐड कर दे, तो रिवर्स करेंगे तो 2 माइनस ए आर माइनस माइनस ऑफ ए आर। क्या टॉपिक समझ में आ रहा है, तो समझ के कर रहे हैं ना। अब हम रिलेटिव पे क्यों गए, क्योंकि इन दोनों को मीट करना है। तो अभी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, अभी ये चढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो इन दोनों का अपना अपना एक्सेलरेशन यहां से ए आर आने के बाद यहां रखेंगे। अरे यस और नो, यहां से ए आर ए रिलेटिव आ जाएगा, तो हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो मैं क्या करूं, दे दो किसका, थैंक यू और बोल के गया, जबकि तुम्हें बोलना चाहिए। तो देखो, हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, हाउ मच इट इज 5। ए रिलेटिव आ चुका है क्या, यहां से जिस भी साइन में आए ना एज इट इज रख देना। बात समझ रहे हो, ए आर यहाँ पे आएगा आपके पास 0.8 माइनस 2 ए आर की जो भी वैल्यू है यहाँ रख देना, हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर इक्वल टू 5। कोई डाउट किसी को। ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना, उसने रोप के रिलेटिव कहा है, और रोप की इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी क्या है कि नहीं मासलेस तो है, रोप का एक साइड नीचे एक्सलेट कर रहा है तो दूसरा साइड ऊपर, ये है इंटरेस्टिंग पार्ट। तो रोप अपना कंसर्न रोप माना जाता है, ये बात समझ में आई। और इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो दोनों फोर्स लगाएंगे वो फोर्स बराबर ही होगा। अगर आप अलग अलग मान के भी इक्वेशन बनाते हो, इसलिए मैंने ऊपर क्या बना दिया, T इक्वल्स टू F1 F2 F। समझ आई बात।
पता है ना ग्राउंड से दोनों का? नहीं, रोप सिंगल फ्रेम नहीं है, इधर वाली रोप इधर है, इधर वाली रोप इधर है, दे आर टू डिफरेंट फ्रेम्स, दे आर नॉट सेम फ्रेम। समझ में आई बात? दे आर टू डिफरेंट फ्रेम्स। यही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है कि दोनों का एक्सेलेरेशन उधर वाला अपने रोप के रिलेटिव, इधर वाला अपने रोप के रिलेटिव चल रहा है। क्लियर है? नोट कर लीजिए, आप यहां से सॉल्व करेंगे, एफ कर लोगे ना यहां तक तो। नेक्स्ट बताना है 5। चलो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा विजुलाइज करोगे? पहले ये दोनों क्वेश्चन नोट करना हो तो नोट कर लें फटाफट। अभी जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग एचसीवी सॉल्व किया करो, ठीक है क्या? और जैसे इरोडोव करना चाहें तो वैसे तो अब फ्रिक्शन भी हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं, तो अब आप इरोडोव जो है 1.59 से आप आगे स्टार्ट कर सकते हैं करना। हाँ, होमवर्क नहीं, होमवर्क क्या दे दीजिए, मैंने आपको कह दिया आप कर लीजिए और हम डीसी में अवेलेबल हैं। ठीक है, क्लास में लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और उनके जो अच्छे क्वेश्चंस है वो हम ऑलरेडी ले लेते हैं, आप टेंशन मत लो उसको। ठीक है क्या? ये नोट कर लिया? अब देखिए थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, इधर देखो तीन स्फीयर हैं, 1 2 ऐसे रखे हैं और तीसरा यहां रखा है। तो पहले बताइए तीनों के सेंटर को ज्वाइन करने पे एक 2R का इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। बन गया? ओके, पहला पॉइंट तो ये क्लियर है। अच्छा, जो तीसरा स्फीयर ऊपर रखेंगे फोर्थ वाला, वो उस उनके जो सेंटर्स हैं, जब मैं बाकियों के सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। बन जाएगा? ठीक है, अब वो जो पिरामिड है उसके ये वाली एज भी 2R है, ये भी 2R, ये भी 2R और नीचे भी तीनों 2R है। अब मुझे क्या चाहिए ये मैं बता देता हूं। तो पहले जो वो जो तीनों ट्राइंगल नीचे वाला ट्राइंगल बना है, अगर हम ऊपर वाले के सेंटर से परपेंडिकुलर गिराते हैं तो क्या वो सेंटर के सेंट्रॉइड पे गिरेगा, मतलब ट्राइंगल के? ओके, तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, बेस पे जो आपके ट्राइंगल बन रहा है, बेस वाला ट्राइंगल वो ये है। अभी बस एंगल निकल जाएगा, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो ये बेस पे तीन स्फीयर जो टच कर रहे हैं उनका ट्राइंगल है, और आप मानना हवा में यहां पर तीसरे का सेंटर है, और ऐसे पिरामिड बनाए 1 2 3। ठीक है, अब क्या होगा, ऊपर वाले के सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल पे गिराएंगे तो वो यहां गिरेगा। ओके, तो पहले तो मुझे ये दूरी चाहिए, तो क्या ये x और ये x बराबर है, और ये कितना है 2R? तो इफ दिस एंगल इज 30, इफ क्या 30 ही है, यस और नो? तो 2x cos 30 इक्वल्स टू हाउ मच, 2R। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2R/√3। x कितना, 2R/√3। पहला पॉइंट ये आ गया समझ में? ठीक है, तो ये वाली लेंथ तीनों बराबर आ गई। अब याद रखना, ऐसे देखना इसको, मैं अपने हाथ से शो कर रहा हूं, ये ऊपर वाले का सेंटर यहां है। ठीक है, इस सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा है यहां पर, क्या ये एक राइट ट्राइंगल है? इसकी ये लेंथ कितनी है 2R, ये एंगल थीटा मान लो, तो cos थीटा निकल गया क्या? cos थीटा कितना, x/2R। इतना दिखा? किसी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका यही है। cos थीटा इज योर x/2R, हाउ मच इट इज, 1/√3। ओके, अब देखना दोनों के जो नीचे वाले हैं ना, उनका ऊपर वाले के साथ जब आप सेंटर ज्वाइन करते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, थीटा। ये बना दिया मैंने भाई, ये तीनों ऐसे थे, ट्राइंगल बना रहे थे, और एक के सेंटर से दूसरे का सेंटर ऊपर, इधर से इधर ऊपर, इधर से इधर ऊपर, ये पिरामिड बन गया। तो क्या ये एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज हाउ मच, 1/√3। इतना क्लियर है? विजुअलाइजेशन है, ये दिख रहा है सबको? ठीक है, अब ऐसा करते हैं, ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो उनका कॉमन नॉर्मल क्या सेंटर के अलोंग ही होगा, तो जो पिरामिड्स की एज आ रही है ना ऊपर वाली, उसके अलोंग ऐसे एक नॉर्मल लगेगा, दिखता है? फिर एक नॉर्मल ऐसे लगेगा और एक नॉर्मल ऐसे लगेगा, तो नॉर्मल ऐसे फैला होगा तीन तरफ, दिखता है क्या? बताइए, इन तीनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कितना, n cos थीटा,
क्योंकि थीटा एंगल कहां से है, हॉरिजॉन्टल से, ऐसे है ना थीटा एंगल यहाँ पे, ये x, ये 2r, तो ये x और ये 2r, cos थीटा x बाय 2r, यस और नो। तो n cos थीटा, n cos थीटा, n cos थीटा, हॉरिजॉन्टल में तीन गिरेंगे ऐसे 120 डिग्री पे, तो तीनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे को, और तीनों का वर्टिकल कंपोनेंट 3n sin थीटा, 3n sin थीटा इक्वल्स टू mg। तो यहां से आपके पास sin थीटा cos थीटा है, तो sin थीटा कितना होगा, कितना, √2/3। तो यहां से n की वैल्यू कितनी हो गई, mg/3 sin थीटा, बाद में रखेंगे, अभी वैल्यू ऐसे रहने दो, n आ गया। चलिए अब ऐसा करते हैं, बेस पे आ जाते हैं। बेस पे आपके पास तीन स्फीयर हैं, उनमें से एक स्फीयर ये रहा, ठीक है। अभी आपने ये n निकाल लिया, ऐसे लग रहा है जो, ऐसे और ऐसे, ये n की वैल्यू ये है। अब बताइए इसके ऊपर अगर हम फोर्स देखें तो ये स्फीयर ऐसे पड़ा है जमीन पे और n ऐसे आ रहा है, बताओ ऊपर से n ऐसे आएगा ना भाई, नीचे वालों ने ऊपर लगाया तो ऊपर वालों ने नीचे लगाया, तो इनका कौन सा कंपोनेंट इधर आएगा, n cos थीटा, और n sin थीटा जमीन बैलेंस करेगा, मतलब उसके लिए और भी फोर्स है, n sin थीटा के साथ mg भी है उसका। तो हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स जा रहा है वो जा रहा है n cos थीटा, यस और नो। और वो जा किधर रहा है n cos थीटा, सीधा तो जा रहा है इधर, ये ऐसे ट्राइंगल बनेगा ना, तो ट्राइंगल में ऐसे गिरेगा वो, तो ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर की ओर n cos थीटा जाएगा। विजुलाइज हो रहा है क्या, बाद में नोट करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन ही विजुलाइजेशन का है। तो ये n cos थीटा, अब इस n cos थीटा को कौन संभालेगा, तो यहां पर दो स्फीयर जो लगे हुए हैं, तो यहां पर एक टेंशन डेवलप होगा T, और यहां पे भी टेंशन डेवलप होगा T। बताइए इस T का ये एंगल थीटा है क्या, थीटा 30 है, वो थीटा अलग है, ये थीटा अलग है, और ये 30 है। अब ये जो दोनों टेंशन है इसका ये कंपोनेंट तो कट गया, बचा कौन सा, 2t cos 30, थीटा नहीं 30, क्योंकि थीटा हमने अलग मेंशन किया है। 2t cos थीटा विल बैलेंस n cos थीटा, तो 2t cos 30 √3/2, तो t इंटू √3 दैट इज इक्वल्स टू n की वैल्यू mg/3 sin थीटा, तो ये है cos थीटा अपॉन sin थीटा, सही है। तो t √3 इक्वल टू mg/3 cos थीटा अपॉन sin थीटा, cot थीटा हाउ मच, 1/√3, हाँ 1/√2, 1/√2। तो आपके पास टेंशन सॉल्व होके आ गया कितना, mg/3√6। इतना सबको समझ आया, विजुअलाइजेशन का पार्ट है सारा। चलिए अब आपके पास टेंशन आ गया mg/3√6। एक बार बताओ तो t उसने कितना दिया है क्वेश्चन में, 2√6 न्यूटन, कितना दिया है 2√6। तो 2√6 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास ये आंसर आ रहा है 2√6 अपॉन 3√6, कितना न्यूटन आया आंसर। देखो एक चिल्ला रहा है कि सर आंसर नहीं आया बहुत देर से, अभी रुक जाओ, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, जब मैं बोलूं कि आंसर चेक करो तब। कितना आया 2/3, क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है 3, किसी के में 3 न्यूटन लिखा है क्या, पहले ये देखो, जिनके भी 3 न्यूटन लिखा है उसको n को काट दो, फैक्टर जो है वो मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। फैक्टर क्या होता है, ये इंजीनियरिंग का पार्ट है, डिजाइनिंग का पार्ट है। जैसे जब इसकी डिजाइनिंग की जाएगी तो कहा गया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 टाइम्स रखना है, यानी उसको चाहिए कितना 2/3 न्यूटन, उसको वहां पे बचाए रहने के लिए कितना चाहिए, तो वो चिपका रहेगा, अगर वो टूट गया तो फिर ये गिर जाएंगे, यस और नो। तो वो कह रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 गुना रखें आप, तो कितना चाहिए 2/3 न्यूटन चाहिए, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी
तो इसको वो जो हम यहाँ पे यूज करेंगे ना मटेरियल इसको बनाने के लिए, यहाँ पे चिपकाने के लिए, वो 2 न्यूटन तक क्या होना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए। बात समझे कि नहीं? तो इसका 3 टाइम्स है फैक्टर। बात समझ गए क्या? जैसे मान लो कोई कार डिजाइन हो रही है, तो है तो 5 सीटर, तो 5 सीटर के हिसाब से डिजाइन कर दिया उन्होंने, लेकिन उनको पता है कभी कभी 10 सीटर भी बन जाती है ये, तो उनको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है कि हो सकता है कि इससे ज्यादा भी लोड इस पर दिया जाए, तो ये कहां तक संभाल सकता है? 2/3 तो संभाल ही लेगा, लेकिन इसका 3 गुना तक संभाल ले, वो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। समझ आई बात? नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये सब इंजीनियरिंग में आता है सारा, जब आप डिजाइन करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3 ओवर हियर। तो जितना चाहिए उसके 3 गुने तक भी इसको कोई फर्क ना पड़े, कितना लेना है टेंशन? 2 न्यूटन के बराबर। क्लियर? एसी बंद करवाना है वैसे तो। चलो क्वेश्चन देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इसका थर्ड पार्ट। एक हिंट दे दूं क्या? आप लोगों ने एक्सेलेरेशन निकाल लिया, कितना एक्सेलेरेशन है? m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, उससे एक्सेलेरेशन आ गया। अच्छा, जब ये 0.25 मीटर नीचे आके जब टकराएगा, उस टाइम पे इधर वाले की कुछ वेलोसिटी होगी क्या? तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, बट क्या होगा, इधर वाला टकरा के रुक जाएगा। अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड की वेलोसिटी कितनी? √2a इंटू 0.25। एक्सेलेरेशन निकाला है ना आपने, तो √2a इंटू 0.25 आ गया वेलोसिटी। अब पता है ये कब वापस टाइट होगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, तो ये जब ऊपर जाके वापस उसी लेवल पे आ जाएगा तो फिर उसको वापस झटका लगेगा। फिर आगे का पार्ट इंपल्स में बात करेंगे, ठीक है? तो कितनी देर के बाद वापस इस पे झटका लगेगा वही पूछा गया है। तो आंसर है 2b/g। कितने टाइम के बाद? 2u/g या 2b/g, और u की वैल्यू √2a 0.25। यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप अलग से पूछ लोगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 अभी नहीं दिया है शायद, हाँ दे दिया है वैसे तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अभी ए पार्ट की बात कर रहे हैं, बी पार्ट आप लोग फ्रिक्शन के बात करेंगे। ए पार्ट तो हो गया, आ जाइए एक्सरसाइज 4 लेवल 1। एक्सरसाइज 4 लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 6 अगर दे दिया हो तो ये रोटेशन का है, ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये आपके पास, आपको अगर याद हो तो सेंटर ऑफ मास में भी आया था,
याद है किसी को? ये सेंटर ऑफ मास में भी आया था। यहाँ थोड़ा एरर है, इन्होंने स्ट्रिंग मान के आंसर दिया है। क्या मान के दिया है? तो आप वो जो स्प्रिंग लिखा है ना, हालांकि एग्जाम में ऐसे ही आया था, एरर ही आया था, बट ये आंसर क्या सोच के करना है आपको? स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग होगी तब दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा, स्प्रिंग होगा तो कोई एक्सेलेरेशन सेम हो कोई जरूरी नहीं है। बात समझ गए ना? और अगर स्प्रिंग मान रहे हैं तो इन्होंने स्प्रिंग को उस कंडीशन में माना है जब स्प्रिंग ऐसे ऐसे ना करे, मतलब वो इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश करके जाती रहे। बात मेरी समझ में आई क्या? तो आंसर क्या होगा बताओ? एक्सीलरेशन हो जाएगा F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, फिर जिस पे फोर्स निकालना है, फाइंड द फोर्स ऑन स्मॉल m, तो स्मॉल m इंटू A। समझ गए? मतलब स्प्रिंग अगर मानते हो तो आप उसको स्टेबल मान के सॉल्व करेंगे। समझ गए? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। यार ऐसे मत करो, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि एक्सीलरेशन ऐसे एंगल पे आता है, फिर उसका कौन सा कंपोनेंट? तो पहले आपका जी साइन थीटा आ जाएगा, फिर जी साइन थीटा का वर्टिकल कंपोनेंट, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहीं तक है, इसके बाद सब फ्रिक्शन है। 4 लेवल 2, 4 लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 3। आंसर गलत है क्या? इसने क्या बोला था? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। तो एक मिनट, इसका आंसर जो होगा ना स्मॉल m का, वो तो होगा g, और 2m का होगा 3mg माइनस 2mg अपॉन 2m, यानी g/2। तो आंसर g/2 g। हाँ आंसर करेक्ट कर ले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यार ऐसे मत करो यार, डाउट है? कितने लोगों को डाउट है? चलो बता देते हैं। ज्यादा लोग नहीं है वैसे, 4-5 लोग ही हैं, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करें ऐसे क्वेश्चन कम से कम एक्सरसाइज 4 में आने के बाद। देखिए ये आपके पास एक क्या है, डिस्क है, और ये ग्रूव है। स्मूथ है क्या? स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है, इसीलिए नहीं हुआ होगा फिर। तो अभी करवा दूं या बाद में? बाद में करवा दें, क्योंकि अभी अगर करवाते हैं तो भी एक ही बातें पढ़ चुके हैं वैसे हम लोग, फ्रिक्शन करवा देते हैं। क्या कह रहा है? एक सर्कुलर डिस्क के एक ग्रूव में एक ब्लॉक रखा हुआ है। चलिए ये ब्लॉक ले लेते हैं हम लोग, पहले ध्यान से समझना। क्या ये हॉरिजॉन्टल है? ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो पहले तो एक बात बताइए, इसके वेट के बराबर एक नॉर्मल रिएक्शन बेस से आ रहा होगा, आएगा? कितना होगा? mg। कंफर्म? ठीक है, अब मुझे बताइए इस बॉडी का कंस्ट्रेंट क्या है? इट विल मूव अलोंग द ग्रूव विद रेस्पेक्ट टू, सिखाया है मैंने, ग्राउंड फ्रेम में अलोंग द ग्रूव नहीं चलेगा। किसके फ्रेम में? डिस्क के फ्रेम में। तो ऐसा कहते हैं डिस्क के फ्रेम में चले जाते हैं, तो इसका एक्सेलेरेशन होना चाहिए अलोंग द ग्रूव। तो इसका एक्सेलेरेशन इधर कितना है? 25। तो डिस्क के फ्रेम में जाएंगे तो पहले तो एक नॉर्मल तो mg से बैलेंस हो चुका है, और दूसरा इसके रेस्पेक्ट में जाएंगे तो न्यूटन्स लॉ लगाने से पहले क्या लगाएंगे? स्यूडो फोर्स। इधर आएगा क्या? m इंटू ए, यही है। अब ये जो m इंटू ए है, इसका एंगल आपको थीटा दिया हुआ है ये, तो इस m इंटू ए का एक कंपोनेंट तो इसको स्लाइड कराना चाह रहा है। कितना है? एम ए कॉस थीटा, और इधर एम ए साइन थीटा। अच्छा एम ए साइन थीटा अगर इधर लगेगा तो इसका एक्सेलरेशन तो इधर ही है, तो एक नॉर्मल n1 इधर आएगा, और एक नॉर्मल और आ रहा है डॉट में, किधर? ऊपर। एक नीचे वाले वॉल से आ रहा है, एक साइड वॉल से आ रहा है। समझ आई बात? तो साइड वॉल से आने वाला नॉर्मल तो है एम ए साइन थीटा, बोलो, और जमीन से आने वाला n2, दैट इज mg। अब हमें ये देखना है कि ये m a cos थीटा इसको एक्सेलरेट करा पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले म्यू कितना है? 2/5, यही ना? जरा m a sin थीटा की वैल्यू निकालिए, m a sin थीटा की वैल्यू
m इंटू 25, तो 1 इंटू 25 इंटू साइन थीटा 3/5 यानी 15 न्यूटन। चलिए 15, और ये वाला m इंटू जी 1 इंटू 10 कितना 10 न्यूटन। अच्छा याद रखना ये n1 n2 का जो आप देख रहे हैं, एक n1 साइड वॉल से है और एक नीचे से है। क्या दोनों के फ्रिक्शन एक ही डायरेक्शन में है? मतलब ये नीचे स्लाइड कराना चाह रहा है तो जमीन पे भी ऐसे स्लाइड करेगा, साइड वॉल पे भी ऐसे ही स्लाइड करेगा, तो दोनों फ्रिक्शन पीछे की ओर आएंगे। तो कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है? एफ एस मैक्स 1 म्यू इंटू n1। म्यू कितना है? 2/5, 2/5 इंटू 15 कितना 6 अवेलेबल है। और एफ एस मैक्स 2 म्यू n2, म्यू कितना है 2/5, n2 है 10, दैट इज टोटल अपोजिंग फोर्स 10 न्यूटन। और एम ए कॉस थीटा को चेक करो। क्यों चेक कर रहे हैं? बिना फ्रिक्शन जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक जाएगा नहीं आगे। एम ए कॉस थीटा, एम ए है 1 इंटू 25 कॉस थीटा 4/5 दैट इज 20 न्यूटन। तो ये 20 न्यूटन इधर है और टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन पीछे की ओर आ सकता है, लेकिन अब उसके बस की बात। क्वेश्चन में म्यू के नहीं दिया गया है, म्यू दिया हुआ है। बात समझ गए? तो इसलिए काइनेटिक और स्टैटिक दोनों सेम है। तो अब नीचे की तरफ जो फोर्स है वो है 20 न्यूटन, ऊपर की तरफ दोनों फ्रिक्शन मिला के 6 + 4, then what is the acceleration of the block? 20 minus 10 upon 1, how much it is? 10 meters। आंसर देखना तो। अच्छा ये एक्सेलरेशन किसके रिलेटिव है? और क्वेश्चन में पूछा होता फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो ग्राउंड निकालते, तो किसका वेक्टर सम होता? इस 25 का, और ये इधर है, ये नीचे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, फिर इनका वेक्टर सम करेंगे तब ग्राउंड फ्रेम में आएगा। यस और नो? कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है क्या आपने? फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी समझ लो, स्टैटिक फ्रिक्शन को चेक कर करके आगे बढ़ना पड़ता है, और स्लिपिंग हो गई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डायरेक्ट एफ के लगा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट ये भी बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। कितने लोगों को डाउट है? चलो बता देते हैं। देखिए वैसे तो आपको पता है कि ये क्या है। ये सिस्टम कुछ ऐसा है, ये दो बॉडीज हैं और किस पे स्लाइड करेंगी। और पहले ऐसे समझना, हम यहां से जो ये थ्रेड बांधा हुआ है ना, इसको पकड़ के ऐसे ऊपर वर्टिकली उठा रहे हैं, तो ये दोनों चल किधर रहे हैं? सरफेस के टच करके। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2a। तो वो कह रहा है कि जब इनके बीच की दूरी कितनी हो? 2x। तो ये a है, ये a है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2x। तो ये x और ये भी x। अगर इनके बीच की दूरी कितनी है? 2x। उस टाइम पे आपको इन दोनों का क्या बताना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम इज दिस। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है। एक बार बताइए, इसको पहले विजुलाइज करो। आप ऊपर खींच रहे हो लेकिन ये दोनों जमीन पर ऐसे आ रहे हैं, तो अभी जमीन से लिफ्ट अप नहीं हुए। इधर टेंशन क्या लग रहा है? T, इधर भी T, और इधर कितना फोर्स है? F, ऊपर F। तो अगर ये थीटा हो और ये थीटा हो तो इधर का टेंशन T और इधर का टेंशन T। 2F cos थीटा, सॉरी 2T cos थीटा इक्वल टू किस थ्योरी से? मासलेस जॉइंट है ये, यहाँ नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग 2T cos थीटा इक्वल्स टू F। F आ गया। अब इधर T लग रहा है, तो इधर हमारे पास ये एंगल 90 माइनस थीटा। तो एक मिनट, क्योंकि ये अभी जमीन से लिफ्ट अप नहीं हुआ है तो एक्सेलरेशन इधर होगा। इधर एक्सेलरेशन लाएगा कौन? T sin थीटा। तो T sin थीटा विल एक्सेलरेट दिस। हाउ मच इट इज? मास इनटू एक्सेलरेशन। T की वैल्यू है F/2
cos theta into sin theta equals to ma. That acceleration a equals to f by 2m sin theta upon cos theta tan theta. tan theta होगा, ये है, यहां से चलेंगे ना, तो tan थीटा आएगा x अपॉन अंडर रूट, एक बार देखना यही आंसर, x अपॉन अंडर रूट। आ गया समझ में? क्वेश्चन आपको खुद बता रहा है कि वो जमीन से लिफ्ट अप नहीं हुआ है, अलोंग चल रहा है वो, इसलिए हमने इधर बैलेंसिंग कर दिया, t cos थीटा और mg नीचे की ओर, और जितना mg ज्यादा होगा t cos थीटा से उतना नॉर्मल आ जाएगा। यस और नो? ये जेई एडवांस में आया था 2007। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, होना ही चाहिए, इनर्शिया का पार्ट है ना। चलिए, तो बचपन में पढ़ लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं दिया होगा अभी, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, वेरी गुड। उसके फ्रेम में जाके इक्विलिब्रियम बना दिया होगा आपने, वेरी गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, बस इतना ही है, बाकी तो फ्रिक्शन के हैं, और या फिर क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। 16 तो नहीं, कम से कम 14 और 15। 16 तो शायद इसी चैप्टर का होगा, 14 और 15 जो है वो रोटेशन में आएगा। चलिए हम लोग फ्रिक्शन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि फ्रिक्शन को सीख जाएं हम लोग। कॉपी निकालिए, टेस्ट देने जा रहे हो, अभी जितने भी क्वेश्चंस आपके डाउट्स आए थे उनको वापस अपने हाथों से क्या करना, वापस, ऐसे नहीं कि देख लेना हाँ सर ने कराया था समझ में आ गया, समझ में आना नहीं है, उसको बाहर निकालना है, बात समझे कि नहीं? कॉपी बंद करके वापस क्वेश्चंस करें, ऐसा आप लोग करते होंगे जनरली, मुझे पता है वो सब। कॉपी तुम लोग रिवाइज ऐसे करते हो, लेके बैठ जाते हो एक एक पेज, ये रिवीजन चल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है रिवीजन। फिजिक्स में रिवीजन का मतलब है वो क्वेश्चन वापस बनाइए, उसको वापस सॉल्व करिए अपने आप, आपके पास सॉल्यूशन है तो आपको पता है कि उसका आंसर क्या आएगा, कैसे सॉल्व होगा, क्या गलती हुई है। यस और नो? तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन बता दो बस मुझे। ओके, ये नोट करना है क्या? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखे हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है, ठीक है? इधर देखो, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, एक ब्लॉक आगे रखा है, इसका मैंने म्यू दिया आपको 0.75, किसके साथ? इंक्लाइंड प्लेन के साथ, जबकि ए का इसके साथ सरफेस कैसा दिया है, स्मूथ। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, किसी एक सरफेस की नहीं। तो दो सरफेसेस की प्रॉपर्टी से इसका म्यू आ रहा है अलग, इसका म्यू आ रहा है अलग, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द मैक्सिमम मास ऑफ ए, find out the maximum mass of A so that the blocks does not move. Find out the maximum mass of A so that the blocks does not move. ठीक है? क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं मैं बताता हूं आपको।
थिंकिंग आएगी तभी क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएंगे, क्वेश्चन इक्वेशन से नहीं चलता। सबसे पहले दोनों ब्लॉक को दूर दूर रख दो। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले दोनों को दूर दूर रख दो। कौन सा ब्लॉक स्लाइड मार के जा रहा है और कौन सा जाएगा कि नहीं जाएगा, या दोनों स्लाइड मारेंगे? एक जाएगा दूसरा कैसे पता? एक मिनट, इसका एंगल ऑफ रिपोज 37 डिग्री है, हाँ या ना? तो 37 डिग्री पर ये स्लिप मारेगा क्योंकि इसका म्यू कितना है 0.75, ये एंगल 30 है। तो 37 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पे तो ये स्लिप मारना शुरू करेगा। तो अगर 30 पर है तो अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये रुका रहेगा, यानी इसके पास फ्रिक्शन का अमाउंट ज्यादा अवेलेबल है, जबकि अपना वेट आराम से ओवरकम हो गया, वेट का कंपोनेंट। यस और नो? लेकिन ऊपर वाला जो है स्मूथ होने की वजह से वो तो स्लाइड करके नीचे आएगा। इसका मतलब ये है कि जो पीछे वाला है वो इस पर लोड डालेगा। क्या करेगा? इस पर लोड डालेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई फ्रिक्शन देता आपको सपोज, और वो फ्रिक्शन इतना होता कि ऊपर वाले ब्लॉक का अपना अगर एंगल ऑफ रिपोज से ये एंगल अगर कम है तो वो भी स्लाइड नहीं मारता। तो चाहे मैंने दोनों एक साथ रखे हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे लोड नहीं डाल रहेंगे, तो आप कैसे चेक करोगे? अलग अलग करके। समझ आई बात? ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपने चेक नहीं किया तो क्वेश्चन गलत होने के चांस है। अभी अगर मैं यहां पर इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2 म्यू दे दूं ना, कितना 2 म्यू, तो चाहे कुछ भी कर लो, कितना ही मास रख दो ए का, दोनों स्लिप नहीं मारेंगे और दोनों ऐसे पड़े रहेंगे और एक दूसरे पे लोड भी नहीं डालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे पड़े आपको लगेगा कि इस पे लोड आ रहा है लेकिन ये लोड यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर? तो कैसे चेक करना है? दोनों को अलग करके। तो पीछे वाला लोड डाल रहा है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसी को संभालना होगा, क्योंकि इसके ऊपर mg के साथ साथ mg साइन थीटा के साथ साथ पीछे से नॉर्मल भी आने वाला है। और अगर हम दोनों का कंबाइंड एफबीडी यूज करें, दोनों कंबाइंड एफबीडी यूज करें तो नॉर्मल कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए यहां नॉर्मल कितना, n1 तो है, वैल्यू कितनी mg cos थीटा, इधर फोर्स mg साइन थीटा। कंबाइंड एफबीडी बना रहा हूं तो इधर mag साइन थीटा, यही है नीचे की तरफ फोर्स। अच्छा, इसका n2 इसके वेट से बैलेंस हो चुका है, दैट इज mag, जो भी होगा वो बैलेंस्ड है। इनके बीच में एक नॉर्मल लग रहा है, उसको मैं अभी शो कर तो, एक मिनट कर तो दे रहा हूं, लेकिन उनका वेक्टर सम अगर एज अ सिस्टम बात करेंगे तो 0 रहेगा। तो हाउ मच इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक 1 fs max, that is equals to mu into n1, n2 से कोई लेना देना नहीं है, mu into n1 that is 0.75 into mg cos थीटा। और हमें मालूम है कि अभी एंगल ऑफ रिपोज आया नहीं है, तो ये अपने आप अकेला तो स्लिप मारना नहीं चाह रहा, लेकिन पीछे से लोड आ रहा है इसलिए स्लिप मार सकता है। तो बताइए कब तक संभाल लेगा? अगर मैं कहूं कि अगर इन दोनों को एक साथ ही मूव करना होगा ना, क्योंकि पीछे से लोड आ रहा है, तो अगर हम इक्विलिब्रियम में बात करें दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। तो कब तक इक्विलिब्रियम में होंगे? जब तक यहां पर लगने वाला फ्रिक्शन अपनी पीक वैल्यू तक, तो मान लो यहां पर फ्रिक्शन लगा टोटल म्यू n1, तो अगर डाउनवर्ड फोर्स म्यू n1 को एक्सीड कर गया तब ये सिस्टम नीचे स्लिप मार जाएगा। बात समझे कि नहीं? यहां पर मैं दोनों को एक साथ इसलिए देख रहा हूं क्योंकि दोनों साथ ही चलेंगे, तो हम चाहें तो अगर चलेंगे तो भी साथ चलेंगे और रुके हैं तो भी साथ में रुके हुए हैं। तो डाउनवर्ड फोर्स mg साइन थीटा प्लस mag साइन थीटा, ओके, दैट इज इक्वल्स टू म्यू n1। ये वो मैक्सिमम मास ऑफ ए जहां तक ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। इससे थोड़ा सा भी मास बढ़ाओगे तो mag साइन थीटा बढ़ जाएगा, mag साइन थीटा बढ़ जाएगा तो ये कम पड़ जाएगा, पूरा सिस्टम नीचे स्लाइड कर जाएगा। तो यहाँ पर रिलेशन आएगा स्मॉल m प्लस ma
इंटू जी साइन 30, यही ना। म्यू की वैल्यू कितनी है 3/4 और n1 कितना है mg cos 30, यही ना। तो यहां से g से g कैंसिल आउट हो गया, ma m प्लस ma इक्वल्स टू हाउ मच, ये 1/2 3√3/4m, दैट मीन्स ma इक्वल्स टू 3√3/4 माइनस 1 इंटू m। ये मैक्सिमम मास ऑफ m है टू कीप द सिस्टम एट मैक्सिमम मास। इससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाते ही ये पूरा सिस्टम नीचे स्लाइड कर जाएगा और सिस्टम एक्सिलरेट करने लगेगा। क्लियर है क्या क्वेश्चन? ओके क्लियर। क्योंकि वो अभी अपना फ्रिक्शन ही ओवरकम नहीं किया उसने, तो उसको किसी और की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन तो अपने जरूरत के हिसाब से आएगा ना, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो जब वो फ्रिक्शन ने उसको नीचे स्लिप मारने ही नहीं दिया तो वो लोड डालेगा कैसे? देखो मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। तुम अपने घर में जाके एक इंक्लाइंड प्लेन पे बॉक्स रखना, करना मत एक्सपेरिमेंट, बस समझना। ये बॉक्स है ना, इस ब्लॉक को हटा लो, एक में हटा लो, अभी फील आ जाएगी आपको। ये ब्लॉक स्लाइड नहीं मार रहा है। अब बताइए इसके सामने ले जाके ब्लॉक रखोगे तो उसका लोड इस पे आ जाएगा। फिर देखो फील आ गई ना तुरंत, फिजिक्स की खास बात है ये, आई ना फील। एक बॉक्स इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे पड़ा हुआ है, खुद फिसल, उसके सामने जाके ब्लॉक रख दो तो क्या उसके ऊपर लोड डाल देगा वो आके? जब वो खुद ही नहीं फिसल पा रहा तो अपना लोड किसी दूसरे पे कैसे डालेगा? अब समझ में आ गया? अब सोचते रहो, क्योंकि आप सोच रहे हैं इक्वेशन से, आप सोच रहे हैं इक्वेशन से, मैं बता रहा हूं, आप सोच रहे हैं इक्वेशन से एमएजी लग रहा है तो कुछ तो होगा। लेकिन एमएजी अगर पीछे वाला 2 म्यू होता तो वो उसको स्लाइड ही नहीं करवा पाता। समझ आए बात? जब स्लाइड नहीं करवा पा रहा है तो कैसे लोड डालेगा? पीछे वाले की तो बात कर रहा हूं मैं। चलो ठीक है, चलें आगे। अब इस क्वेश्चन में अगर आपका म्यू या ये एंगल, एंगल ऑफ रिपोज से क्या होता, ज्यादा होता तो स्लाइड मारते और दोनों एक साथ नीचे आते। तो आप एक साथ दोनों को नीचे लाके एक्सिलरेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वो तो अभी भी आ रहा है ना, तो फिर उसके 2 म्यू होने से क्या फर्क पड़ेगा? समझ आई बात? देखो अभी इसका एक और वास्ट एग्जांपल आपके सामने आ जाएगा, वहां सारी क्लैरिटी आ जाएगी आपके पास। ओके, मिटा दो, मिटा रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। देखो दिख रहा है क्या पीछे? एक मिनट रुक जाओ, मैं बनाता हूं, दिखेगा तो सही। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, इधर एक ब्लॉक है m और ये ब्लॉक है 2m। ओके, इन दोनों के बीच का कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इन दोनों के बीच का कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2 म्यू है, और हियर योर थीटा इज ग्रेटर देन थीटा रिपोज ऑफ बोथ। ठीक है,
दोनों के थीटा रिपोर्ट से ये ज्यादा है। ठीक है, एक बार डायग्राम बनाइए। मतलब कि म्यू और टू म्यू इतना है कि ये दोनों क्या कर सकते हैं, छोड़ेंगे तो स्लाइड कर जाएंगे। ओके, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड आउट the acceleration of both the blocks. Find out the acceleration of both the blocks and normal reaction between them. And normal reaction between them. सॉल्व करोगे, 2 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको। क्लियर? कितने लोग मेरे बताए अनुसार सॉल्व कर रहे हैं? मैंने क्या बताया ऐसा? पहले ये सोचो कि ये साथ आएंगे या नहीं, तो पहले अलग अलग रख दीजिए। तो कितने लोगों को दिखा कि सर ये साथ नहीं आएंगे? नहीं, आपने जो अलग अलग तो कर दिया, लेकिन पूरा एनालिसिस तो नहीं किया अभी किसी ने। नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो आएगा इनके बीच में, और ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। कैसे पता चला मुझे? एक मिनट पहले तो, एक मिनट, पहला पॉइंट तो ये कि एंगल इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ बोथ। थोड़ा दोनों को दूर दूर छोड़ो, बताइए इसका एक्सेलेरेशन अलग से जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, इसका जी साइन थीटा माइनस टू म्यू जी कॉस थीटा, उसमें मास का कोई रोल, एम तो कट जाता है। अब कौन सा एक्सेलेरेशन ज्यादा है? आगे वाला जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और पीछे वाला तो ऐसा जैसे आप छोड़ोगे ना, सेपरेशन शुरू हो जाएगा इनके बीच में, तो दे विल नॉट मूव टुगेदर। तो क्वेश्चन चेक किया है हमने, चेकिंग में पता चल रहा है कि दे विल नॉट मूव टुगेदर। अब मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखूंगा, दे विल नॉट मूव टुगेदर। सही बात है। पता कैसे चला? अलग अलग छोड़ा है, आगे वाले का एक्सेलेरेशन ज्यादा है, पीछे वाले का कम। अगर मान लो अभी पीछे वाले का एक्सेलेरेशन ज्यादा होता, तो फिर मैंने जो सॉल्व किया है वो गलत हो जाएगा, और हमें दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, फिर दोबारा इक्वेशंस बनाई जाएंगी। तो अभी मुझे पता है ये म्यू और ये म्यू, ये टू म्यू ज्यादा है, इस वजह से ये दोनों एक साथ मूव नहीं करेंगे, तो दे विल नॉट मूव टुगेदर। दैट मींस A1 एंड A2, योर A1 इज जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, एंड A2 जी साइन थीटा माइनस टू म्यू जी कॉस थीटा। आगे क्या? ये लीजिए, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें म्यू टू म्यू इंटरचेंज करके। अब इंटरचेंज कर दें आप, हम लोग एग्जाम में ऐसे ही फंसाते हैं आपको। समझ में आई बात? पढ़ाएंगे साथ आने वाला, दे देंगे अलग अलग जाने वाला। तो आप कैसे बचेंगे? आपको दोनों क्वेश्चन को वैसे ही सोचना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले नीड होती है दे विल मूव टुगेदर और नॉट। उसको देखने का तरीका अलग अलग करिए, फिर चलने दीजिए। तो अब म्यू टू म्यू इंटरचेंज करके सॉल्व करना है।
अगर साथ चल रहे हो तो समेशन एफ इक्वल्स टू समेशन एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू टोटल मास इनटू ए यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ एसी कम करने के लिए बोल रहे हैं थोड़ा सा, नहीं थोड़ा कम कर दीजिए, बंद करने से तो वापस बुलाना पड़ेगा। अब ये पूछ लीजिए, बंद कर दें क्या? एक मिनट, थोड़ा कम कर सकते हैं तो कर दीजिए। ओके, अब देखो हमने सिखाया है कि चेक करना अलग अलग साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। आप लोग पता क्या करते हो सिर्फ, अच्छा वो 2m ज्यादा है क्या, आ जाएगा साथ में, तो ऐसे ले आओगे। समझ रहे हो क्या? बहुत हल्के में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छा ये 2m भारी है, ये हल्का है, ले आएगा साथ में। लेकिन यहाँ पर म्यू का रोल भी है। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, दोनों अगर हम जीरो कर दें तो क्या होगा, फ्रिक्शन लेस कर दें तो आएंगे साथ में। और एक मिनट, एक्सीलरेशन भी जी साइन थीटा और बीच में नॉर्मल जीरो रहेगा। वेरी गुड। तो देखिए अब दोनों साथ आ रहे हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन में थीटा ग्रेटर देन थीटा रिपोज ऑफ बोथ है, तो डेफिनेटली सिस्टम स्लाइड होके आ रहा होगा। तो इधर नीचे की तरफ लेगा एम जी साइन थीटा, इधर 2mg साइन थीटा, इधर n1, इधर n2, इधर mg cos थीटा, इधर 2mg cos थीटा, इधर एक मिनट जाइए, आगे वाले पे लगेगा 2 म्यू n1 और इधर पीछे वाले पे म्यू n2, और इनके बीच में एक नॉर्मल भी है, लेकिन बिकॉज दे बोथ आर मूविंग टुगेदर तो दे विल मूव टुगेदर। ये हमने आपको समझाया है पहले, ऐसे हिट एंड ट्रायल नहीं मार रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर एक्सीलरेशन निकालने पर डाउनवर्ड फोर्स mg साइन थीटा प्लस 2mg साइन थीटा माइनस म्यू n1, तो 2 म्यू n1, 2 म्यू n1 है mg cos थीटा माइनस ऑफ म्यू n2, n2 कितना है 2 mg cos थीटा, बोलो। तो 2 म्यू n1 और म्यू n2 दैट इज इक्वल्स टू टोटल मास 3m and acceleration is a। आ रहा है समझ में? then we are getting the value of acceleration as g sin theta minus 4 mu g, 4 mu g by 3 cos theta। क्या कहते हो, ये एक्सेलेरेशन आया है एंड दे आर मूविंग टुगेदर। अगर आप इस चीज से बच जाते हो ना कि ये साथ आएंगे या नहीं, फिर इस ऐसे क्वेश्चन में हम और कहीं नहीं फंसा पाएंगे आपको। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ये कर देंगे कि भाई ये साथ नहीं आ रहे होंगे, आपको लगेगा कि क्या आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं। क्लियर है? ये एक्सेलेरेशन आ गया। अब क्या आएगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए किसी भी एक को ओपन करते हैं, तो ऐसा करते हैं स्मॉल एम को देखा जाए, तो स्मॉल एम पर डाउनवर्ड फोर्स mg sin थीटा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, पीछे की तरफ म्यू n1, 2 म्यू n1, 2 म्यू n1 और इधर से n आ रहा है एक, बताइए। एंड इसका एक्सेलेरेशन आपको मालूम है कितना, a, तो इसका एक्सेलेरेशन a है। द रिलेशन इज mg sin थीटा प्लस n माइनस 2 म्यू n1 की वैल्यू mg cos थीटा इक्वल टू m इंटू a की वैल्यू कितनी है, g sin थीटा माइनस 4/3, तो यहां पर आएगा m इंटू दैट इज g sin थीटा माइनस 4 म्यू बाई 3g
कॉस थीटा, क्या कहते हो? इसको सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास n की वैल्यू आ रही है, mg sin थीटा तो कट जाएगा, एंड फ्रॉम हियर दिस विल बी 4/3 एंड 2, तो इधर आएगा 2 माइनस 4/3, दैट इज 2/3 म्यू mg cos थीटा। आई बात समझ में? डायग्राम बनाइए। हाँ इसी वजह से, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा था ना, तो हमने इसका अलग से एक्सेलेरेशन लिखा था, जिसका फॉर्मूला होता है g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। तो एक बार म्यू रखा, एक बार 2 म्यू रखा, तो 2 म्यू जो है माइनस में 2 म्यू इंटू जी cos थीटा है, तो माइनस होने वाली चीज ज्यादा है, इसलिए इसका एक्सेलेरेशन कम है, उसका ज्यादा। अगर हम अलग अलग मानते हैं तो इन दोनों पे एक दूसरे पे लोड पड़ना मस्ट है। क्लियर है क्या? अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट कुछ भी ऐड नहीं होगा, अब सिर्फ कैसे सोचा जाता है। डायग्राम बनाइए। रेस्ट, रेस्ट मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लैंक की। अभी प्लैंक का मास 4m, ब्लॉक का मास स्मॉल m, ब्लॉक और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन अवेलेबल है। ग्राउंड और प्लैंक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन लिखिए। द ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड ऑन द प्लैंक, द ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड ऑन द प्लैंक as shown in figure। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड आउट द टाइम, फाइंड आउट द टाइम after which, find out the time after which the block stops slipping on the plank, find out the time after which the block stops slipping on the plank।
and find out their common velocity also. Find out their common velocity also. ठीक है, फुल स्टॉप लाके एक और क्वेश्चन लिख लो इसमें। एक तो हमने पूछा स्लिपिंग कब बंद होगी और उस टाइम पर इनकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 लिखिए, find out the minimum length of plank. Find out the minimum length of plank minimum length of plank so that the block will not fall off the plank, so that the block does not fall off the plank. ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? बहुत जल्दी समझ में आया था तुम लोग को। अब देखिए, हमने इधर इसको फेंका, देखो अभी आप लोग सोच रहे हो ये लगा दें वो लगा दें, पहले क्या सोचना है, मैकेनिज्म हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि कंडीशन क्या है। तो जैसे आप इसको फेंकेंगे, बताइए स्लिपिंग स्टार्ट है या नहीं, किन दोनों के बीच में, प्लैंक और ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग है, यानी कौन सा फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन ब्लॉक पे लगेगा ऊपर पीछे और प्लैंक पे लगेगा आगे। तो जो ब्लॉक है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन रिटार्ड करेगा, और प्लैंक देखो यहां पर फ्रिक्शन आया है तो ये फ्रिक्शन चाहेगा प्लैंक को चलाना, क्योंकि यहाँ कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए प्लैंक आगे एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। लेकिन अभी जो है प्लैंक की वेलोसिटी कम है और ब्लॉक की, तो डीडी टाइम में ब्लॉक ज्यादा जाएगा, प्लैंक थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो क्या ब्लॉक जो है प्लैंक के ऊपर आगे बढ़ेगा, है ना। लेकिन साथ के साथ ब्लॉक की वेलोसिटी कम होती जाएगी प्लैंक की, एक ऐसा मोमेंट आएगा जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, उस कंडीशन पे इनके स्लिपिंग बंद हो जाएगी। बात समझे कि नहीं? अगर आपको कॉमन वेलोसिटी निकालना है तो आप सेंटर ऑफ मास जो पढ़ाया था उसमें आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम का मोमेंटम भी कंजर्व करके कॉमन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग इसको फ्रिक्शन से ही करेंगे, क्योंकि अगर आपको टाइम निकालना है तो डेफिनेटली आपको फ्रिक्शन पर ही आना पड़ेगा। बात समझ गए? अच्छा, जब ये इसके ऊपर आगे बढ़ रहा है ना, तो क्या आप ये बात समझते हो कि अगर ये इसके ऊपर स्लिपिंग बंद कर रहा है और क्वेश्चन की डिमांड ये है बाद में कि ये गिरना नहीं चाहिए, तो आपको पता है यानी स्लिपिंग बंद किसके ऊपर होनी चाहिए, तो प्लैंक के पास इतनी जगह तो हो जितना ये आगे जा रहा है, वरना क्या होगा, कॉमन वेलोसिटी आने से पहले ही ये इसमें से गिर सकता है। तो उसके लिए मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। मैकेनिज्म समझ में आ गया? तो यहाँ पर n की वैल्यू mg है ना, तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, ये जो ब्लॉक है उस पर पीछे लग रहा है म्यू n, और वो किसके बराबर है, म्यू mg। इसकी वेलोसिटी आगे की और v नॉट है, तो इसका एक्सेलरेशन पीछे है a1, कितना, म्यू g। बोलो, नीचे जो प्लैंक है, प्लैंक पर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना, म्यू mg, यही ना। लेकिन इसका एक्सेलरेशन a2 जो आएगा, म्यू mg अपॉन 4m, दैट इज म्यू g बाय 4। अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन को रिलेटिव से कर सकते हो, हाँ म्यू g बाय 4, ठीक है। अब बताइए इसकी वेलोसिटी कम होते होते इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते, तो दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, तो यहाँ क्या लिखूं, v1 इक्वल्स टू v नॉट माइनस म्यू जी टी, क्या कहते हो, ut प्लस u, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, तो u प्लस एटी, ए अपोजिट है, और v2 म्यू जी बाय 4 इंटू टी, यही है क्या। तो यहां से अगर हम v1 इक्वल्स टू v2 कर दें, तो v1 इक्वल्स टू v2 आएगा v नॉट माइनस म्यू जी टी इक्वल्स टू म्यू जी बाई 4 इंटू टी। फ्रॉम हियर आई विल गेट कितना,
टी की वैल्यू आ रही है 4v0/5 μg। ये वो टाइम है जिस टाइम के बाद स्लिपिंग स्टॉप हो जाएगी, और इस टाइम पर अगर हम v1 इक्वल टू v2 देखें, हाउ मच इट इज, दोनों में से किसी भी एक में रख दो क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो यहां रख देते हैं टी की वैल्यू, तो कितना v0/5। इस v0/5 को आप डायरेक्ट भी मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ला सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v0/5, यहां तक तो सॉल्व हो गया है ना। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट इसको रिलेटिव से करना चाहता है तो रिलेटिव से टाइम आ जाएगा, पर वेलोसिटी निकालने के लिए फिर ग्राउंड पे आना पड़ेगा। समझ आई बात? इसलिए मैंने अभी तक तो ग्राउंड से ही सॉल्व किया इसको। अब मुझे ये बताओ, जो प्लैंक है उसके ऊपर ब्लॉक आगे बढ़ रहा है, तो जब तक स्लिपिंग हो रही है तब तक ब्लॉक आगे बढ़ ही रहा है प्लैंक के ऊपर, हाँ या ना? तो स्लिपिंग स्टॉप किस टाइम पर हुई? तो स्लिपिंग स्टॉप होने तक ब्लॉक प्लैंक पे जितना दूर जाएगा, क्या उतनी जगह चाहिए ही, एंड दैट मस्ट बी मिनिमम लेंथ। तो कैसे पता करूं कितनी दूर जाएगा? एक मिनट, ये बात ग्राउंड फ्रेम की नहीं है कितना ऊपर जाएगा। अगर आप ग्राउंड से देखते हैं तो दोनों चल रहे होंगे, फिर आपको माइनस करना पड़ेगा कुछ, तो ज्यादा अच्छा तरीका है क्या करें, प्लैंक के रिलेटिव चले जाएं, और प्लैंक के रिलेटिव जितनी दूर जाके रुकेगा, सही बोल रहा हूं, क्योंकि दे आर गेटिंग कॉमन वेलोसिटी, है ना। तो कॉमन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि उनकी v रिलेटिव 0, तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी v0 है, और v रिलेटिव 0 होने तक जितना ये डिस्प्लेसमेंट लेगा ऑन द प्लैंक, दैट मस्ट बी द मिनिमम लेंथ ऑफ प्लैंक। क्लियर है क्या? तो मैं इसमें अगला एक्सप्रेशन बना दे रहा हूं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं किधर जा रहा हूं? प्लैंक के फ्रेम में। इधर देखिए, अब विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इधर ही कर देता हूं, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। बताइए प्लैंक की इनिशियल वेलोसिटी, प्लैंक रुक गया, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी ब्लॉक की? तो v रिलेटिव या u रिलेटिव v0 ही है। इसको u रिलेटिव बोलना चाहो तो u v तो सिंबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज a रिलेटिव? a1 पीछे है, a2 आगे है, a रिलेटिव इज a1 प्लस a2, यस और नो? तो ये v रिलेटिव, तो हम कह रहे हैं कि इसका v रिलेटिव क्या हो जाए? 0। तो ये v रिलेटिव 0 होने में कितना डेल्टा x रिलेटिव आ रहा है ये चेक कर रहा हूं मैं, और जितना डेल्टा x रिलेटिव होगा कम से कम उतनी दूरी तो उसके ऊपर होनी ही चाहिए, तो हम कहेंगे लेंथ। तो पता है, इक्वेशन लिख रहा हूं, v रिलेटिव स्क्वायर इक्वल्स टू u रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव डेल्टा x रिलेटिव, सब रिलेटिव है। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव प्लस 2a रिलेटिव माइनस ऑफ a1 प्लस a2, यही है, और डेल्टा x रिलेटिव। तो डेल्टा x रिलेटिव आ रहा है हमारे पास v0 स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2, a1 plus a2 is 5 mu g by 4, and this will give you the value delta x relative how much, that is 2 v0 square upon 5 mu g। कम से कम पहले तो ये समझना, ये वो डिस्टेंस है जितनी दूरी ऑन द प्लैंक चलने के बाद वो स्लिपिंग बंद हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि हमारा जो L मिनिमम है या L की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा एक्स रिलेटिव, यही आपका एज अ L मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम लेंथ ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड फॉर दिस। सही बात है क्या? पीछे तक क्लियर है सबको?
ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्लियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो ऐसा क्वेश्चन पहले आपके पास आया हुआ है ना, तब मैंने कहा था कि फ्रिक्शन में ये वापस आएगा, तो अभी आ चुका है। डायग्राम बनाइए, जितना टाइम है उतने में हो जाएगा। रफ सरफेस है, क्वेश्चन लिखिए फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स या बिटवीन m and 2m so that they will move without slipping on each other, ठीक है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, अभी अगर ये क्वेश्चन यहाँ स्मूथ होता तो थोड़ा ज्यादा टफ होता। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन वर्टिकल में ही हो सकता है और ये ऐसे जा सकता है, यस और नो। फिर इनके हमें कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कराना होता जो मैंने कराया हुआ है आपको, क्लियर है। लेकिन इस बार एक अच्छी बात है, क्या ये सरफेस कैसा है? स्मूथ है और इन दोनों में स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो अभी क्या ये दोनों एक कंबाइंड बॉडी है? तो कंबाइंड बॉडी है तो इन दोनों का एक्सेलरेशन इधर कितना, जी साइन थीटा।
भाई अगर मैं इस 2m को अकेला चलाऊं तो आप कहोगे ना जी साइन थीटा, तो 2m पे m फिक्स है, स्लिप, तो ये दोनों एक कंबाइंड बॉडी की तरह मूव करेंगे। ये मैं कैसे सोच रहा हूं पता है, क्योंकि इनमें स्लिपिंग नहीं है तो इनके इंटरनल फोर्स को मैंने खोला ही नहीं। इंटरनल फोर्स फ्रिक्शन भी इंटरनल होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी इंटरनल होगा, वो कट गया। एक्सटर्नल कौन है पता है, 3mg और n, तो ये n और इधर 3mg साइन थीटा, समझ रहे हो। इधर इस n को किसने बैलेंस कर लिया, इधर mg cos थीटा, एक मिनट ये थीटा गिवन है ना, और 2mg cos थीटा, इतना समझ में आया। तो ये वाला n, अभी FBD में इंटरनल फोर्स नहीं दिखा रहे हैं बिकॉज दे आर मूविंग लाइक अ सिंगल बॉडी, तो सिंगल बॉडी की तरह मूव कर रहे हैं तो करने दो। तो कितना आएगा एक्सेलरेशन a, दैट इज इक्वल टू 3mg साइन थीटा, क्या हुआ a कितना g साइन थीटा। यही अगर स्लिपिंग मार रहा होता तो ये नहीं होता, समझ आई बात। तो जब ये नहीं होगा, अभी तो एक्सेलरेशन है g साइन थीटा, अब डायरेक्ट किस पे चले जाओ, स्मॉल m पे। बताइए क्या स्मॉल m भी ऐसे आ रहा है, कितना एक्सेलरेशन, स्मॉल m को ओपन करते हैं, स्मॉल m पे एक नॉर्मल इधर लग रहा है और mg इधर लग रहा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ऐसे है, कितना g साइन थीटा, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। इसका मतलब इधर एक्सेलरेशन है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फ्रिक्शन कुछ ऐसे लगा होगा। ये फ्रिक्शन किस पर है, तो वेज पे पीछे, इतना ही लग रहा है, और स्लिपिंग अभी नहीं हुई है। तो बताइए ये तीनों फोर्स ये एक्सेलरेशन जनरेट करेंगे। तो याद रखना ये वो फोर्स होता है, फ्रिक्शन डायग्राम में जो दिखता है वो होता है जो लग रहा होता है, बात समझना। लिमिटिंग कितना है वो नहीं लगा रहे हैं अभी, अभी कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, जो लगना चाहिए। कितना चाहिए इस एक्सेलरेशन के लिए, तो मेरे पास एक रिलेशन है mg माइनस n, mg माइनस n इक्वल टू एक्सेलरेशन a का, इधर कंपोनेंट आएगा a cos थीटा, इधर क्या आएगा a cos थीटा, और नीचे a sin थीटा। तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है a sin थीटा और आगे की तरफ है a cos थीटा, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन mg माइनस n इक्वल्स टू m a sin थीटा, सही बात है। तो यहां से मेरे पास n की वैल्यू आ गई mg माइनस m, a की वैल्यू है g sin थीटा, तो g sin स्क्वायर थीटा, क्या हुआ यार ये आ गए क्या, भीड़ आ गई बाहर, mg cos स्क्वायर थीटा, कंफर्म, नॉर्मल पता चल गया। अब इधर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, F equals to m into a cos theta, that means F equals to mg sin theta। ये फ्रिक्शन चाहिए क्या, तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है म्यू मिनिमम, क्या पूछा, म्यू मिनिमम का मतलब जितना फ्रिक्शन चाहिए वो हमारे स्टोरेज में है कि नहीं, स्टोरेज मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर होना चाहिए। तो योर F रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू n, फ्रिक्शन इज योर mg sin theta cos theta is less than equal to mu into mg cos theta। तो फ्रॉम हियर योर mu ग्रेटर देन इक्वल टू, ये mg cos theta क्यों कौन बोला है, mg cos स्क्वायर थीटा, तो mu ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा। तो mu मिनिमम कितना चाहिए, कम से कम, थीटा की वैल्यू रख दें, यहां से आपको mu मिनिमम मिल जाएगा। इससे कम mu हुआ तो क्या होगा, जो हमने माना है सब गलत हो जाएगा, स्लिपिंग हो जाएगी, यस और नो। अदरवाइज म्यू अगर ग्रेटर देन tan थीटा है तो ये साथ में चलेंगे, उतना फ्रिक्शन लगेगा। कोई डाउट, एंगल ऑफ, खड़े हो जाओ,
एंगल ऑफ रिपोज डायरेक्ट बोल देंगे हम। आंसर देखा तुमने tan थीटा, बस ये मिलाया। एक मिनट रुक जाओ, आपने बोला है तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। पहली बात तो म्यू बराबर tan थीटा, यहां पर पहली बात तो जिस सरफेस पे चल रहा है वो फ्रिक्शन लेस है, ठीक है क्या? मतलब आंसर को देख के मत बोलिए, क्योंकि ये म्यू नीचे वाले सरफेस का नहीं है। अच्छा चलो, अगर नीचे वाले सरफेस का बाई चांस होता भी, तब भी मैं इतने सारे स्टेप लिख रहा हूं, और आप एक लाइन में कैसे बता सकते हैं? बताओ, कोई तो लॉजिक होगा। तो इतना है ना, होमवर्क ऐड कर दूं क्या? एक मिनट, कल क्लास है ना, तो कल ही ऐड करेंगे, फिर आप लोग टेस्ट के बाद उसको करके लाना, ठीक है? तो आज अभी एनएलएम की प्रिपरेशन करें आप लोग, ओके? मैं होमवर्क ऐड नहीं कर रहा हूं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ये रूल होता है, पहले मुझे बाहर निकलने दो। अभी रुक जाओ।